तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रिकिसी से। तो भाई रिकिसी ने क्रिटिसाइज करा है जेकब फाटू की बुकिंग को। जिस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, जिस चीज़ को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था भाई, उसको ही क्रिटिसाइज कर दिया है रिकिसी ने। अभी अपडेट है क्या भाई? रिकिसी अपने पॉडकास्ट में इस चीज़ को कहते हैं। उनका कहना है कि WWE बहुत ही फास्ट पुश दे रही है जेकब फाटू को। अकॉर्डिंग टू रिकिसी, WWE आर पुशिंग जेकब फाटू वे टू फास्ट। यानी कि इनको पहले दिक्कत थी कि जिमी ऊसो को ढंग से पुश नहीं दिया जा रहा है। अब इनको दिक्कत है कि भाई इनको अच्छे से पुश दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अब जेकब फाटू भाई रिकिसी के बेटे नहीं है, तो मे भी क्या पता ये वो चक्कर हो कि भाई मेरे बेटों को पुश नहीं दिया जा रहा है, इसको इतना पुश क्यों दे रहे हैं। तो इससे दिक्कत है जेकब फाटू के पुश से दिक्कत है रिकिसी को। अब तो यार मुझे भी लगता है कि शायद रिकिसी की उम्र हो ही चुकी है, शायद सही में हो चुकी है बहुत ज़्यादा। बिकॉज ये कुछ ओपिनियन सब एक्स्ट्रा ही जा रहे हैं। लाइक कुछ चीज़ों से मैं अग्री करता हूँ भाई कि जे उसो का कैरेक्टर बेकार सा है, रिया रिप्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर मैं अग्री करूँगा। लेकिन इस चीज़ पर तो मैं अग्री नहीं करूँगा भाई। अब क्या चाहते हैं रिकिसी की? WWE जेकब फाटू को पिन होते हुए दिखाए या पीटते हुए दिखाए, मतलब कोई सामने से इनको पीट रहा है ऐसा दिखाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। जेकब फाटू इज अ मॉन्स्टर। WWE इनको शायद नेक्स्ट उमागा बनाना चाहती है, तो पता नहीं भाई अपने नेफ्यू से क्या दिक्कत है रिकिसी को। इनको लगता है कि WWE बहुत ही फास्ट इनको पुश कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या आप अग्री करते हो या फिर डिसअग्री? आप विद ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE एंड AEW को लेकर। तो भाई अभी तक WWE या फिर AEW लास वेगास फेयर में क्यों नहीं गई? दोनों भाई बहुत मैसिव कंपनी, बड़ी कंपनी है, बहुत मालदार कंपनी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं गई भाई लास वेगास फेयर में? उधर UFC चली गई, तो भाई UFC चली गई, ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन देते हैं फाइटफुल सिलेक्ट के अंदर सोन रोसैप। इनका कहना है द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फेयर इन लास वेगास इज इंसेनली एक्सपेंसिव। द LED बॉल कॉस्ट अराउंड $450,000 a day एंड रनिंग द एक्चुअल वेन्यू कुड बी अराउंड $1 million प्लस। ऐसा इनका कहना है। देयर हैज़ बिन नो वर्ड अबाउट WWE रीचिंग आउट अबाउट इट बट AEW हैव रीच्ड आउट इंक्वायर्ड अबाउट इट। ऐसा कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का। इनका कहना है कि भाई ये इतना एक्सपेंसिव है ना कि कोई भी रेसलिंग वेन्यू अभी तक इसको अफोर्ड नहीं कर पाया। आई मीन रेसलिंग कंपनी इस वेन्यू को अफोर्ड नहीं कर पाई, ना ही WWE ना ही AEW। इनका कहना है कि अगर एक प्रॉपर वेन्यू, इस प्रॉपर वेन्यू को ये लोग बुक करेंगे इवेंट को करने के लिए, तो $1 million तो इनको खुद से ही सामने से पे करना पड़ जाएगा। कर सकती है दोनों कंपनी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ये वर्थ इट होगा, ये क्वेश्चन है। कहना इनका कि WWE वाले ने तो अभी तक इनको रीच आउट भी नहीं करा है, लेकिन हाँ AEW वालों ने इंक्वायरी करी है, बातचीत करी है, पता लगाया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस चीज़ में मैं अप्रिशिएट करूँगा भाई टोनी खान को। वो इन चीज़ों में बहुत इंथुजियास्टिक है। लाइक पैसे वगैरह की वो सोचते नहीं है। अगर ये कुछ यूनिक चीज़ें तो वो कर देंगे। एंड आप देखो वेम्बली में कर रहे हैं बैक टू बैक इवेंट्स, मैसिव इवेंट्स कर रहे हैं। WWE नहीं कर पा रही है, टोनी खान यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं भाई इस फेयर में शो करने के लिए, WWE अभी तक नहीं कर रही है। तो ये तो डिफरेंस है जो कि WWE एंड AEW में कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिएट करता है एक व्यूअर्स के दिमाग में अफेक्ट कि हाँ भाई शायद ये लोग अप्रोच ज़्यादा दे रहे हैं, एंथुजियास्टिक ज़्यादा है रेसलिंग के लिए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल यही रीजन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेकर। तो भाई WWE के करंट प्लान्स क्या है पॉल हेमन के रिटर्न को लेकर, इसके ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर की अपडेट आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है भाई कि पॉल हेमन को लेकर WWE वेट कर रही है कि सही टाइम आएगा तब इनके रिटर्न को कराएंगे। ये सेम वही चक्कर है जो कि जिमी ऊसो के साथ हम लोग यही सुनते आते हैं कि जिमी ऊसो के लिए सही टाइम आएगा तो आएंगे, अभी तक नहीं आ पाए, पता नहीं उनके साथ क्या चक्कर है। पॉल हेमन को भी लेकर सेम अपडेट है कि पॉल हेमन के लिए भी WWE सही टाइम का वेट कर रही है। वो बैक स्टेज वर्क में इन्वॉल्व है बिल्कुल। अभी जो कोडी रोमन का प्रोमो हुआ था स्मैकडाउन में बहुत तगड़ा, वो फेस ऑफ जो हुआ था वो वाला भी पॉल हेमन ने प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें वो इन्वॉल्व थे। लेकिन वो टेलीविजन पर अपीयर नहीं हो रहा है बिकॉज WWE उनको प्रोटेक्ट कर रही है एंड किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको प्लान कर रही है। जब वो टाइम आएगा तो ये अपीयर हो जाएंगे। जब ये अपीयर होंगे तो टेलीविजन पर ये बेबी फेस रोल के अंदर ही आने वाले, जो कि हमें पता भी है, आइडिया भी है कि भाई रोमन के साइड में जाएंगे तो बहुत ऑब्वियस है कि भाई बेबी फेस ही बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन था काफी सारे लोगों के दिमाग में कि क्या आगे जाके पॉल हेमन हील बन सकते हैं, रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं? तो वो पॉसिबिलिटी भाई अभी भी रहेगी। अभी WWE प्लान कर रही है रिटर्न के लिए कि बेबी फेस के तौर पे आएंगे, लेकिन आगे जाके जब रॉक आएंगे तो क्या पता भाई क्या हो जाए। हिस्ट्री भाई बहुत खास नहीं है पॉल हेमन की इस मामले में, तो हो सकता है कि बिट्रे वगैरह वो कर दे, पॉसिबल है। ब्रॉक लेसनर के तो भाई एडवोकेट हुआ करते थे, लेकिन फिर भी भाई देख लो लेसनर सभी कितना दूर दूर का नाता हो चुका है इनका, तो ये समझने वाली बात है। खैर कैसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवंस को लेके। AEW भाई केविन ओवंस को साइन करने के लिए बिल्कुल डेस्परेट है। ये फाइटफुल की अपडेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है वापस से कि AEW वाले बहुत टाइम से कोशिश में लगे कि केविन ओवेंस को कंपनी में लिया जाए। टोनी खान बहुत एंथुजियास्टिक है इस चीज़ के लिए, एंथुजियाज्म है उनके अंदर इस चीज़ के लिए कि भाई केविन ओवेंस हमें ऑल एलीट रेसलिंग में चाहिए। अब मैंने जितना सुना था कि केविन ओवेंस की डील इस साल एंड में एक्सपायर हो जाएगी, अगले साल स्टार्टिंग में वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में अभी तक इनको WWE ने ऑफर तो करा, इतना हमने सुना है, लेकिन अभी तक केविन ओवेंस ने डील साइन नहीं करी। अब देखो बहुत सारे रेसलर्स ना डील साइन नहीं करते बिकॉज वो वेट करते
चाहते हैं कि जब वो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो मार्केट वैल्यू क्या है वो जरा चेक करा जाए, ऐसा इसलिए। तो ये सेम जॉस एलेक्जेंडर का भी कहना था जो इंपैक्ट रेसलिंग वाले हैं कि वो भी ये चेक करने वाले। तो हो सकता है भाई कि केविन ओवेंस भी चेक करना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी क्या वैल्यू है, AEW इनको क्या ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे भाई इट्स ऑल अबाउट मनी। तो AEW अच्छा ऑफर करेगी ऐसा कहना फाइटफुल का। अगर केविन ओवेंस फ्री एजेंट बन जाते हैं तो कंसीडर तो बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज भाई नो डाउट AEW मालदार पार्टी है वंस अगेन। एंटोनी खान कुछ भी पे करने को तैयार हो सकते हैं जस्ट बिकॉज उनको केविन ओवेंस AEW में चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके। तो भाई रॉ की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ कल के लिए क्या क्या अनाउंस है। तो ब्रॉन ब्रेकर एंड जे उसो का मैच होने वाला है, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच। आई अज्यूम कि ये मेन इवेंट होगा, बहुत मैसिव मैच है। यहाँ पे चैंपियन तो शायद नहीं बनेंगे, जे उसो बनना नहीं भी चाहिए। आप चाहते हो या फिर नहीं कि चैंपियन बने, यस और फिर नो कमेंट करके बताना कि क्या जे उसो को चैंपियन बनना चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद भाई मैच कंफर्म है सेमी जेन एंड लुडविग काइजर का, ये दोनों आपस में फेस करने वाले हैं। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद भाई सेमी जेन का मैच कंफर्म हो जाए बैड ब्लड के लिए, गुंथर के अगेंस्ट में भी मुश्किल है लेकिन हो भी सकता है भाई। देन ड्रू मैकिंटायर अपीयर होने वाले हैं, एडवर्टाइज किया गया इनको, पिछले वीक नहीं थे, पिछले वीक CM पंक थे, इस वीक मैकिंटायर होने वाले हैं। एंड CM पंक को लेकर मैंने सुना था कि वो हर एपिसोड के लिए एडवर्टाइज है बैड ब्लड तक। तो भाई CM पंक भी कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि छुपे हो सकता है कि मैकिंटायर से बदला ले, हो सकता है मैकिंटायर पे अटैक करे। खून के प्यासे वैसे भी भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं तो वो देख के आइडिया लग रहा है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड एक बहुत मैसिव ब्लड लाइन के अंदर ट्विस्ट आ चुका है, मैं ऐसा बोलूंगा, बिकॉज हिकुलियो जिनको हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि हिकुलियो हमें देखने को मिल सकते हैं ब्लड लाइन वॉर गेम्स में, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, शायद वो ना देखने को मिले बिकॉज इनके लिए मेन रोस्टर के प्लान्स ही नहीं है। आप अपडेट देख सकते हो कि PW इनसाइडर की अपडेट है, यानी 100% ट्रस्टेड नो डाउट। कहा जा रहा है हिकुलियो हैज़ बीन एडेड टू WWE NXT's इंटरनल रोस्टर इन द लास्ट फ्यू डेज। It was recently reported that he had signed a contract with WWE after leaving New Japan Pro Wrestling. It should be noted that he is the step brother of Tama Tonga and the cousin of टांगालोआ। तो कहना है यहाँ पे कि हिकुलियो ने डील साइन करी WWE के साथ जो, तो अब उस डील को कंसीडर करते हुए WWE ने इनको NXT के इंटरनल रोस्टर में डाल दिया है पिछले कुछ दिनों में। इंटरनल रोस्टर का मतलब है कि अब इनके लिए क्रिएटिव प्लान्स NXT के अंदर बनेंगे। अब सर्वाइवर सीरीज बहुत दूर नहीं है भाई, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर 1 महीने में खत्म हो जाएगा, नवंबर के एंड में वॉर गेम से। क्या आपको लगता है कि अभी तुरंत आ जाएंगे अचानक से NXT के अंदर हिकुलियो, अचानक से डोमिनेट करने लगेंगे एंड 2 महीने के अंदर सीधा मेन रोस्टर पर पहुंच जाएंगे? अब तो यह असंभव सा लग रहा है, बिकॉज भाई NXT में एटलीस्ट 1 साल तो ये देंगे, मिनिमम 6 महीना तो देंगे ना भाई, बिकॉज NXT में टाइम दिलवा रही है WWE रेसलर्स को। तो हिकुलियो भाई NXT से चालू करेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि जो 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच है, क्या उसमें जो ये 5th स्पॉट होगा कोई और सुपरस्टार भर सकता है न्यू ब्लड लाइन का? बिकॉज वहाँ पे अभी जेकब फाटू, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगालोआ देखने को मिल रहे हैं। आई नो आप सबके दिमाग में कौन सा नेम आ रहा है, वो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर अच्छे से अभी नहीं डिस्कस करूंगा बिकॉज ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे इसी न्यूज़ के साथ में, टाइम लेंगे तो और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल भाई हिकुलियो शायद वॉर गेम्स में शायद क्या नहीं होने वाले, बिकॉज ये NXT में कंटिन्यू करेंगे, NXT के रोस्टर का ये पार्ट बन चुके हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।